हेलो, नमस्कार जी। आपका मेरे YouTube चैनल बियॉन्ड योर नॉलेज में स्वागत है। तो आज हम कक्षा छठी के पाठ 2 बचपन के बारे में पढ़ेंगे। यह बचपन पाठ लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा लिखित है। यह एक संस्मरण है जिसमें उसने अपने जीवन के बारे में लिखा है, अपने बचपन के बारे में लिखा है। अच्छा, शुरू करते हैं। पाठ 2 बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। लेखिका कहती हैं कि मैं तुम्हें अपने बचपन की बातें बताऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ, बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। तो लेखिका जी अपनी बचपन के बारे में बता रही हैं और उन्होंने बताया है कि मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ कि मैं तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, मतलब तुम्हारी दादी की एज की भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी की, या फिर बड़ी बुआ या बड़ी मौसी के बराबर हो सकती हूँ। वैसे उनको परिवार में क्या कहकर बुलाते थे? जीजी। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। वो कहती हैं कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ और उम्र से ऐसे लग रहा है जैसे मैं कुछ सयानी हो गई हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। उनका कहना है कि शायद इसलिए कि मैं पिछली शताब्दी में, मतलब वो 19वीं शताब्दी में पैदा हुई थी और अब 20वीं लग गई, तो वो महसूस कर रही हैं कि शायद मैं बड़ी हो गई हूँ। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, और अब मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि सफ़ेद पहन। अब मेरा मन क्या करता है कि जैसे मैं सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, फिर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। उन्होंने बताया है कि जब मैं पहले में थी ना, मतलब पहले छोटी उम्र में थी, उस टाइम मैं क्या पहनती थी? छोटे कपड़े, यानी कि जैसे निक्कर वगैरह और ये पहनना पसंद करती थी और रंग बिरंगे कपड़े पहनना पसंद करती थी। लेकिन अब मेरा मन हल्के रंग के कपड़े और जैसे लहंगे, गरारे और चूड़ीदार घेरदार कुर्ते पहनना पसंद करती हूँ। बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। बचपन की फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। वो अपने बचपन की बातें बता रही हैं। कृष्णा सोबती जी अपने बचपन के विषय में लिख रही हैं। बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन्होंने बताया है कि एक फ्रॉक तो मुझे अभी भी याद है, जो गोल कॉलर का और बाजू कुछ गोल, मतलब फूली हुई सी कफ सी, और हल्के गुलाबी रंग की बारीक चुन्नटों वाला एक फ्रॉक था, घेरदार फ्रॉक था, जिसके नीचे फ्रिल लगी हुई थी गुलाबी रंग की। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। वो बता रहे हैं कि उस टाइम क्या था कि फ्रॉक के ऊपर एक जेब होती थी, उसके अंदर रुमाल रखते थे और बालों के अंदर रिबन बांधते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे फर टंगी थी। लेमन कलर का एक फ्रॉक था, प्लेट यानी कि उनमें चुन्नट सी डली हुई थी और जिसके नीचे फर टंगी हुई थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी। ट्यूनिक यानी कि 2 होते हैं, वो एक हो जाता है, जुड़े हुए होते हैं। एक चॉकलेटी रंग का था जिसके अंदर कोटी प्याजी थी। कोटी कैसी थी? प्याजी कलर की। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी थी। ठीक है। फिर
मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। उन्हें अपनी मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। कृष्णा सोबती जी बता रहे हैं कि जब बचपन में हमें अपने जूते और मोजे खुद धोने पड़ते थे। उस टाइम नौकर होते थे, लेकिन नौकरों से सॉक्स वगैरह यानी कि मोजे वगैरह नहीं धुलवा सकते थे, वो हमें खुद ही धोनी पड़ती थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। वो बता रहे हैं कि हम इतवार का दिन सुबह किस में लग जाते थे, वो जुराब धोते थे और जूतों पर पॉलिश करते थे ब्रश से, और ब्रश इतना रगड़ते थे कि जिससे पॉलिश चमक दिखने लग जाती थी, पॉलिश की चमक उभरने लग जाती थी। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। वो कह रहे हैं कि आज भी हमें बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ गए हैं। वो कह रही हैं कि मुझे अब भी बूट पॉलिश करना पसंद लगता है, लेकिन आजकल तो नई नई किस्म के शूज आ गए हैं। कहना होगा कि पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। वो बता रहे हैं कि अब तो इतने अच्छे जूते आ गए हैं, आरामदायक। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज भी शुरू हो जाता था। उस टाइम क्या था कि वो टाइट जूते होते थे, जिससे कि छाले हो जाते थे। तो क्या करते थे, जब नए जूते आते थे तो उनके साथ छालों का इलाज भी शुरू कर दिए थे। उनसे छाले हो जाते थे, फिर उनका इलाज करना पड़ता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते थे। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क आ चुका है। वो बता रही हैं कि हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फ़र्क आ चुका है। हमारे समय में हम अपने साथ जब लंबे सफ़र में जाते थे तो रुई रखनी पड़ती थी। अगर जूते पैर को काट देते थे तो वहाँ रुई लगानी पड़ती थी, हैं। और अब ऐसा नहीं होता है। अब तो बहुत बढ़िया बढ़िया जूते आने लग गए हैं, जिससे छाले वगैरह नहीं निकलते हैं। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में उसकी गंध आने लगती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर की ठीक खुराक के नीचे निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते तो शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती थी। वो बताते हैं कि हमें क्या है, शनिवार को ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पिलाया जाता था। जो एक गिलास होता था जिसमें गिलास के ऊपर नाप लिखा होता था कि ये इतना पिलाना है, उसके निशान होते थे। तो वो बताती हैं कि वैसे मैं बहुत ठीक थी, मेरी तबीयत ठीक ही रहती थी। अगर वो नहीं पिलाते तो भी मेरी सेहत कुछ बिगड़ने वाली नहीं थी, लेकिन उसकी गंध इतनी गंदी लगती थी कि उससे जी मिचलाता था। और उसे हम क्या बोलते थे, शनिचरी दवा। उन्होंने उसका क्या निकाल लिया था नाम, शनिवारी दवा। फिर बताते हैं, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। अब के बचपन और पहले के बचपन में बहुत बदलाव आ चुका है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन में कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा हो गए और पैटीज़ में बदल गए। सहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। वो बता रहे हैं कि अब का बचपन और पहले के बचपन में कितना फ़र्क आ गया है। उन दिनों क्या होते थे, घर में ग्रामोफोन हुआ करते थे, और उस टाइम क्या थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। वो अपने बचपन की बता रही हैं कि हम उस टाइम क्या होते थे, कुल्फ़ी खाते थे, जो अब आइसक्रीम के नाम से जानी जाती है। उस टाइम हम कुल्फ़ी खाते थे, जो अब आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा का रूप क्या हो गया है, पैटीज़ में बदलाव हो गया है। अब क्या, पहले कचौड़ी समोसा खाते थे और अब पैटीज़ खाने लग गए। और पहले क्या होता था, शहतूत और फालसे और खसखस की शरबत पी जाती थी। अब उनकी जगह किसने ले ली,
कोक और पेप्सी ने ले ली। अब आजकल क्या पीना पसंद करते हैं? कोक और पेप्सी। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। उस टाइम क्या था? कोक नहीं मिलती थी, लेमनेड विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। शिमला और नई दिल्ली में जो बच्चे बड़े हुए, उनके वेगर्स और डेविका रेस्तरां की चॉकलेटें, पेस्ट्री मज़ा देने वाली तो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारे घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं थे, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी थी। वो बता रहे हैं कि हमें क्या है कि शिमला में हमारी ड्यूटी लगाई जाती थी हम भाई बहनों की कि शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लेके आनी है। तो हमारे घर से मॉल ज़्यादा दूर नहीं था। कृष्णा सोबती जी बता रही हैं कि हमारे घर से मॉल ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई, मतलब पहले ऊपर चढ़ना पड़ता था, फिर हम गिरजा मैदान पहुंच जाते थे और वहां से उतराई यानी कि ढलान में उतरते थे और फिर आगे मॉल आ जाता था। कन्फेक्शनरी काउंटर की तरह तरह की पेस्ट्री और उस काउंटर के ऊपर क्या होते, तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू बहुत ही अच्छी लगती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेट कर मज़ा ले लेकर खाती। वो बताती हैं कि हमें सप्ताह में एक बार ही चॉकलेट मिलती थी। तो वो क्या बताती हैं कि मेरे पास सबसे ज़्यादा चॉकलेटों का स्टॉक रहता था, क्योंकि मैं खड़े होकर कभी भी चॉकलेट नहीं खाती थी, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती थी और रात के खाने के बाद अपने बिस्तर में बैठकर फिर उसे मज़ा लेकर खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी, कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट और एक गजब की चीज़, आग पर भुने जाते थे और फिर छिलके उतारकर मुंह में। वो बता रही हैं कि शिमला में काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे होते थे, कुछ एकदम लाल और कुछ गुलाबी होते थे, रसभरी और कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर जाता था। चेस्टनट एक और गजब की चीज़ थी। एक चेस्टनट होता था जो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी, जो आग पर भूनकर फिर वो मतलब थोड़ा फट जाते थे और फिर उसके छिलके उतार कर खाते थे। तो उनकी याद करके उनके मुंह में पानी आ गया। चने जोर गरम, अनारदाने का चूर्ण, हाँ चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल, नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली तक पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं ले आया मज़ेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। वो बताते हैं कि चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण वो आज भी मिलता है। चना जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी मिलती है। वो कैसे बनाई जाती है उनकी पुड़िया? पुराने कागजों से मोड़ के, मतलब नीचे से तो वो पतली होती है और ऊपर से चौड़ी होती हैं, जिससे कि वो चने आसानी से निकल आते हैं, और वो पुराने कागज से बनाई जाती थी। वो अब भी बनाई जाती है। आपने कभी देखा होगा ट्रेन वगैरह में ऐसे मिलती हैं जिनमें चने डाले हुए होते हैं और उसके ऊपर बच्चे मतलब मसालेदार कुछ डाल के फिर खाते हैं। तो उस टाइम क्या होता था कि बच्चे उन्हें खा खा कर ये गाना भी बहुत गुनगुनाते थे, चना जोर गरम बाबू मैं ले आ मज़ेदार है। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और एक कदम उठाने में एक खास ही लय और रफ्तार थी। वो बताती हैं कि कई बच्चे तो उसके ऊपर तेज मसाला बुरका के भी खाते थे।
पूरा गिरजा मैदान हम जब घूमते थे तो क्या करते थे, एक एक कदम उठाते थे और एक चना पापड़ी मुंह में डालते थे। इस तरह से वो एक लय रफ्तार से चलते थे। वो एक चना और पापड़ी खा लिया और एक कदम आगे रख दिया, फिर एक खा लिया, फिर आगे रख दिया। इस तरह ये एक लय रफ्तार थी चलने की। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी ये मौका मिल ही जाता था। वो बताते हैं कि शिमला में लगभग हर एक बच्चे ने घोड़े की सवारी की होगी। यह मौका सब बच्चों को मिल जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं, उन पर हंसते थे। नैनीहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, इनकी बात फिर कभी। वो बताती हैं कि घोड़े भी कुछ कम नहीं होते थे, उन पर भी लोग हंसते थे। नैनीहाल के घोड़े, वो अपने नैनीहाल के बताते हैं कि नैनीहाल के घोड़े बहुत ही हष्ट पुष्ट और खूबसूरत थे। फिर उन्होंने ये बात यहीं छोड़ दी और उन्होंने कहा कि उनकी बात हम फिर कभी करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पेड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उसकी गूंज फैल जाती। लगता उसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे और सामने जाखू का पेड़, मतलब शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे दिखाई देते थे और एक जाखू का पहाड़ दिखाई देता था। ऊंचा चर्च, वहाँ पर ऊंचा चर्च था, चर्च की घंटियां बजती थी जिसकी गूंज दूर दूर तक फैल जाती थी और इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं ऐसा महसूस होता था। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों में मुखड़े गहराने लगे और देखते ही देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ में उभरता कोलाहल। वो बता रही हैं कृष्णा शोभती जी कि सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा था, मतलब सूरज ढलने लग गया था, शाम होने लगी थी। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही थी। शाम के समय गुलाबी और सुनहरी धारियां सी आने लग जाती है जब शाम सूरज ढलता है तब। दूर दूर फैले पहाड़ों पर मुखड़े गहराने लगे थे, यानी कि परछाइयाँ दिखाई देने लगी थी और देखते ही देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी थी। मतलब बत्तियाँ, लाइट की जो होती है ना, वो टिमटिमाने लग गई थी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानें की चमक भी क्या कहने, उनमें भी वो लाइट लूट जलने के कारण वो भी चमकने लग गई थी। स्कैंडल पॉइंट पर भी भीड़ होने लग गई थी और वहाँ अच्छा खासा कोलाहल होने लग गया था। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। वो बता रही हैं लेखिका जी कृष्णा शोभती जी, सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान होती थी जिसके शोरूम में क्या था, एक शिमला कालका ट्रेन हुआ करती थी जो उस टाइम बहुत तेज चलती थी। उसका एक मॉडल रखा था, उस दुकान के ऊपर एक मॉडल रखा हुआ था जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि उसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बे और ट्रेन, एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा और थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें, ये सभी उस मॉडल में साफ दिखाई दे रही थी। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। पिछली सदी में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी यही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता है एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड तो इतनी तेज होती। हाँ, गाड़ी में मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। वो बता रही हैं कि जब हम कभी दिल्ली जाते थे तो दिल्ली में हवाई जहाज़ की आवाज़
आवाज़ सुनने के कारण हम सभी बच्चे बाहर निकल आते थे और फिर उस हवाई जहाज़ को देखते थे और फिर ये बातें बनाते कि यह कोई भारी भरकम पक्षी जा रहा है जो पंख फैलाकर आगे बढ़ता जा रहा है और इतनी स्पीड से जा रहा है, थोड़ी देर में वो गायब हो जाता है। ऐसी बातें हम करते थे। फिर वो बता रही हैं कि जिस मॉडल वाली दुकान के अंदर एक गाड़ी की मॉडल रखा था, उसके पास में एक और दुकान थी जो कि एक डॉक्टर की दुकान थी जिसमें कि चश्मा बनाया जाता था। वो आँखों का डॉक्टर था, जहाँ पर मैंने भी एक चश्मा बनाया था और वो डॉक्टर क्या था, एक अंग्रेज़ था। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। वो बता रहे हैं कि शुरू में मेरे जब चश्मा लगा तो मुझे बहुत अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है क्या? इस उम्र में ऐनक? दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब को कहा दोहरा देती हूँ, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। शुरू में जब चश्मा चढ़ा ना लेखिका जी के, कृष्णा सोबती जी के, तो उन्हें बहुत अटपटा लगा। छोटे बड़े सब उन्हें देख के क्या कहते थे कि अरे इतनी छोटे के ऐनक लग गया, दूध पिया करो, ये सलाह देते थे। तो वो लेखिका जी उनको क्या जवाब देती थी, जो उन्होंने डॉक्टर उन्हें कहते थे वही जवाब वो उनको दे देती थी। वो कहती कि है ना, डॉक्टर ने कहा है कि थोड़े दिन ये चश्मा रहेगी तो फिर धीरे धीरे उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। नंबर बस कम होता रहा। मैं अपने आप उसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगे तो उसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। वो बता रही हैं कि हाँ, डॉक्टर साहब ने तो मुझे आश्वासन दिया था कि कुछ दिनों में चश्मा हट जाएगा, लेकिन वो क्या हुआ कि मेरा चश्मा हटा नहीं, बस नंबर कुछ कम होते गए। उसकी जिम्मेदार भी लेखिका जी अपने आप को ही मानती हैं। वो कहती हैं कि मैं दिन में काम नहीं करती थी और रात को टेबल लैंप के सामने बैठकर स्कूल का काम वगैरह सब कुछ करती थी, इसलिए चश्मा नहीं हट सकता था और नज़र कमज़ोर ही रही। वो बता रही हैं कि एक बार मेरे चचेरे भाई ने मुझे चश्मा के विषय में बहुत छेड़ा। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खिजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। वो बता रही हैं कि मेरे चचेरे भाई ने मेरे चश्मा के ऊपर मुझे व्यंग्य किया और उसने लिखा कि आँख पर चश्मा लगाया है, आँख पर चश्मा तो इसलिए लगाया है कि मुझे दूर का दिखाई दे, लेकिन ये चश्मा लगाने के बाद तुम्हारी सूरत लंगूर जैसी हो गई है, जिससे कि कृष्णा सोबती जी खिंच गई। लेकिन उन्हें ये शेर बहुत अच्छा लगा। जब यह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ। मैंने अपने छोटे भाई को टोपा उतारकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। फिर वो उनके चचेरे भाई के जाने के बाद वो क्या करती हैं कि वो कमरे में आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती हैं। तो कभी तो चश्मा उतार कर देखती हैं, कभी पहन कर देखती हैं। फिर वो अपने भाई की बात याद करती हैं, सूरत बनी लंगूर की, नहीं। वो अपने आप में कहती हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हाँ। फिर कहती हैं हाँ लग भी रही है। फिर उन्होंने अपने भाई का टोपा सिर के ऊपर रखकर कुछ देखा तो कुछ अजीब सा लगा उन्हें, अच्छा भी और मजाकिया भी। उन्हें वो फिर अपना चेहरा अच्छा भी लगा और कुछ थोड़ा मजाकिया टाइप भी लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ साथ घुल मिल गया चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता तो चेहरा खाली लगने लगता। कृष्णा जी बता रही हैं कि तब की बात तो तब की थी, अब तो चेहरे पर चश्मा घुल मिल गया है। मतलब चेहरे पर चश्मा कभी नहीं होता है तो चेहरे पर खाली लगने लग जाता है। अब चश्मा की आदत हो गई है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत।
हाँ, इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सैल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। फिर कहते हैं कि याद आया वो टोपा भी, और वो काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। मुझे अब वो याद आ रहा है कि वह टोपा पहना हुआ और काली फ्रेम की चश्मा और वो लंगूर जैसा मुंह। इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती थी। वो कहते हैं मुझे उन दिनों पर टोपी लगाना बहुत पसंद थी। मैंने कई रंगों की टोपियाँ भी इकट्ठी कर ली थी। कहाँ तो वो मतलब सिर के ऊपर दुपट्टा ओढ़ना और कहाँ वह सहज सुबीले वाली हिमाचली टोपियाँ। वो कहती हैं कि दुपट्टे से अच्छा मुझे टोपियाँ ओढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता था। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।